पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना, सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मई माह में किए जाने वाले कार्य। समेकित खेती करके कम एरिया में कमाए अधिक मुनाफा। अपने राज्य के किसान खेती और इससे जुड़े तमाम कार्य को करते हैं और जो किसान भाई इन कार्यों को समय पर करते हैं वे किसान अच्छी आय भी कमाते हैं। लेकिन कई बार किसान समय पर खेती बाड़ी के कार्यों को नहीं कर पाते हैं, जिससे इन्हें अच्छी आय नहीं मिल पाती। किसान भाइयों, आपकी इस समस्या को देखते हुए आज हम आपके लिए जानकारी लाए हैं मई माह में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में। तो आप मई माह में कौन कौन से कार्यों को करें, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मई माह में किए जाने वाले कृषि कार्य। धान की देर से पकने वाली प्रजातियों की नर्सरी माह के अंतिम सप्ताह से डाली जा सकती है। बीज को पानी में 24 घंटे भिगोने के बाद पानी से निकालकर 36 से 48 घंटे ढेर बनाकर रख दें और अंकुरण होने पर ही क्यारियों में बोएं। प्रति किलोग्राम बीज को 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा या 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से उपचारित कर लेना चाहिए। दलहन, तिलहन व अन्य फसलें। अरहर की बुआई के लिए बहार ICPH 2671 किस्मों की बुआई की अनुशंसा की जाती है। दलहन व तिलहनी फसलों में फास्फोरस के लिए सिंगल सुपर फास्फेट खाद का प्रयोग करें ताकि इन फसलों में गंधक की कमी न हो और बेहतर गुणवत्ता की भरपूर उपज मिल सके। मई माह में सिंचित क्षेत्र में कपास की बुआई का मुख्य समय है। गुलाब में आवश्यकता के अनुसार सिंचाई गुड़ाई करें। सब्जियों और फसलों की खेती। कद्दू वर्गीय फसलों में 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। सूरन की बुआई की जा सकती है। यदि लहसुन और प्याज की खुदाई न हुई हो तो फसल में सिंचाई बंद कर दें। कंद को सूखने दें। सूखे कंदों की खुदाई करें। बागवानी। आम, अमरूद, नींबू, अंगूर, बेर और पपीता के बागों में सिंचाई करें। नए बाग लगाने के लिए गड्ढे अभी खोद दें ताकि तेज धूप से कीट और बीमारियों का नियंत्रण हो सके। गड्ढा खोदते समय ध्यान रखें कि नीचे की 30 सेंटीमीटर मिट्टी अलग रखें और ऊपर की 30 सेंटीमीटर मिट्टी अलग रखें। फिर 8 से 10 दिन तक गड्ढों को खुला छोड़ दें। इसके बाद ऊपर की 30 सेंटीमीटर मिट्टी में आधी कंपोस्ट और क्लोरपाइरिफास दवा मिलाकर गड्ढे में पहले भर दें और नीचे वाली मिट्टी को ऊपर भर दें।
और बरसात आने पर रोपाई कर दें। मुर्गी पालन। बदलते मौसम में मुर्गियों को प्रकाश, स्वच्छ जल और संतुलित आहार की व्यवस्था करवाएं। मुर्गी आवास में लगे पर्दों पर पानी के छींटे मारें, जिससे ठंडक बनी रहे। चेचक से बचाव के लिए मुर्गियों में टीका लगवाएं और अन्य जरूरी टीके भी लगवाएं। मुर्गियों के चारे में प्रोटीन की मात्रा 18 से 30% तक कर दें। इसके लिए मूंगफली और मछली के चूरे की मात्रा बढ़ा दें। पशुपालन। पशुओं को धूप और लू से बचाएं। स्वच्छ पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखें। पशुओं को परिजीवी की दवा पिलाएं। बचा हुआ अथवा बासी चारा पशुओं को न खिलाएं। सभी पशुओं को गलघोटू और बिक्कू का टीका लगाएं। पशुओं को सुबह और शाम को ही नहलाएं। पशु का आहार तैयार करने से पहले ध्यान रखने योग्य कुछ मुख्य बातें। आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए। आहार पशु को संतुष्टि प्रदान करने वाला होना चाहिए। आहार संतुलित हो लेकिन विषालान नहीं होना चाहिए। सस्ता, ताजा और पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन युक्त होना चाहिए। उचित समय अंतराल पर दिन में केवल 2 बार आहार देना चाहिए ताकि पाचन क्रिया ठीक रहे। हरे चारे को साल भर देने का प्रयास करना चाहिए। पुआल को भिगोकर ही देना चाहिए। इसके अलावा दाना को हमेशा पानी में फुलाकर ही खिलाना चाहिए, जिससे उसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, समेकित कृषि प्रणाली न केवल आज के वक्त जरूरत है, बल्कि किसान इस पद्धति से खेती कर अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। वैसे तो कहीं ना कहीं किसान खेती की इस पद्धति से जुड़े हैं, लेकिन आधुनिक तकनीकियों को अपनाकर इसकी शुरुआत करें तो खेतीबाड़ी से और भी अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। तो आप किस प्रकार से अपनाएं समेकित कृषि प्रणाली और कैसे आपके लिए लाभकारी है, आइए जानते हैं। वर्तमान समय में हर घर की ज़रूरत दिन ब दिन कृषि के योग घटती भूमि और कृषि योग भूमि में घटना एकमात्र विकल्प किसानों के लिए है कि वो अपनी घर की हर पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए समेकित कृषि प्रणाली अपनाएं। समेकित कृषि प्रणाली हम लोग वैसी कृषि प्रणाली को कहते हैं जहां कृषि और द्वितीय कृषि जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन से जुड़े कम से कम 2 कंपोनेंट या घटक का हम लोग अपनी खेती में इस तरह समायोजन करते हैं कि एक के समायोजन से दूसरे की उत्पादन लागत में कमी आती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है और पूरे वर्ष स्वरोजगार का सृजन होता है। सबसे पहले आप यह जान लें कि समेकित कृषि प्रणाली है क्या। समेकित कृषि प्रणाली एक ऐसी तकनीक है जिसमें खेतीबाड़ी से जुड़े 2 या 2 से अधिक उद्यमों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं जिससे वे एक दूसरे को लाभ पहुंचाएं और लागत में भी कमी हो। समेकित कृषि प्रणाली किसानों के पास उपलब्ध संसाधनों, बाजार मांग और पूंजी पर निर्भर करती है। यूं तो इसके बहुत से मॉडल हैं, जिनमें फसल आधारित मॉडल, पशु व्यवसाय आधारित मॉडल,
तालाब आधारित मॉडल, वन आधारित मॉडल, बागवानी आधारित मॉडल काफी प्रचलित है। समेकित कृषि प्रणाली हर किसानों का एक अलग होता है, क्योंकि हमारे जो भी किसान समेकित कृषि प्रणाली करना चाहते हैं उनको कुछ खास बातों पर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। उसमें सबसे पहले उनको ये ध्यान रखना है कि उनका ज़मीन का स्ट्रक्चर क्या है, वो ऊपरी ज़मीन है, मध्यम ज़मीन है या निचली ज़मीन है। अगर ऊपरी ज़मीन है तो उसके समेकित कृषि प्रणाली के घटक अलग होंगे, मध्यम ज़मीन है तो उसके घटक अलग होंगे, और जो निचली ज़मीन है उसके घटक अलग होंगे। आप आसानी से, जब आपके पास ऊपरी ज़मीन है जहाँ पर पानी कम लगता है, वहाँ पर आप फसल के साथ बागवानी, डेयरी, वर्मी कंपोस्ट, मशरूम उत्पादन, ये सारी चीज़ें, गौ पालन आप आसानी से कर सकते हैं। आपको ज़रूरत है तो आप वहाँ मुर्गी पालन को भी जोड़ सकते हैं। आपकी मध्यम दूरी की जगह है, वहाँ पर आप मछली पालन के साथ मुर्गी पालन, बत्तख पालन, बकरी पालन और भी हर चीज़ को जोड़ सकते हैं। और जब आपकी बिल्कुल निचली जगह है, वहाँ धान सौ मछली पालन, धान सौ बत्तख पालन, फिर आप मछली कम जो है बत्तख पालन, और फिर मछली के साथ आप बत्तख पालन, मुर्गी पालन आप बहुत ही आसानी के कर सकते हैं। हम हमारे बत्तखों को तालाबों से उसके भोजन का लगभग 20% तक जो भोजन की आवश्यकता होती है वो तालाब के द्वारा पूर्ति हो जाती है, और तालाब से हमको जो बत्तख पालन में उसके भोजन पर जो आवश्यकता होती है भोजन की, वो 20% तक कम खर्च करनी पड़ती है। बदले में जो बत्तख है हमारे तालाबों को एयरेट करती है, उसमें ऑक्सीजन को घोलती है। वहाँ पर जितने फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन जो बीट पानी में करती है, उससे उसमें तालाब में बनने में मदद आती है। उसके अतिरिक्त जितने कीड़े मकोड़े के लार्वे तालाब के ऊपर रहते हैं उसको वो आसानी से खा जाती है। आम भाषा में कहें कि पुराने तरीकों से खेती करना, जिसमें सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खेतीबाड़ी के साथ अन्य व्यवसायों को किया जाता था, एक प्रकार की समेकित कृषि प्रणाली ही है। लेकिन वैज्ञानिक ढंग से इस प्रणाली को किया जाए तो केवल मुनाफा ही मुनाफा है, और ये पर्यावरण के लिए लाभदायक है। अगर समेकित कृषि प्रणाली के आदर्श मॉडल की बात करें तो एक तालाब होना जरूरी है जिसमें वर्षा जल का संचयन हो। उसमें आप बत्तख पालन के साथ विभिन्न तरह की मछलियों का पालन कर सकते हैं। साथ ही इसके पानी का प्रयोग आप खेतीबाड़ी में भी कर सकते हैं, और फसलों के अवशेषों का प्रयोग पशुपालन में कर सकते हैं। पशुओं से प्राप्त उत्पाद का प्रयोग कर सकते हैं। इनके गोबर का प्रयोग गोबर गैस बनाने में खाद के रूप में मछलियों के आहार में कर सकते हैं। तालाब के किनारों पर फल और वानिकी वृक्ष लगा सकते हैं। साथ ही तालाब के ऊपर छोटा सा घर बनाकर मुर्गी पालन, बटेर पालन जैसे कई व्यवसायों को अपना सकते हैं। धान सह मत्स्य पालन आसानी से कर सकते हैं। आपको इसमें कुछ खास ध्यान बात रखना होगा कि आपका जो खेत अगर नीचा है तो खेत के चारों तरफ एक ट्रेंच, एक गड्ढा नुमा बना दें, या फिर अपने खेत के बीचों बीच में एक छोटा सा गड्ढा 20 बाई 20 फीट 20 बाई 20 फीट का बना लें। और इसमें आप लंबी अवधि के धान का प्रयोग करें। जो 135-40 दिनों का धान का प्रभेद है उसका हम लोग चयन करेंगे। और मछली का जो आप वैसे खेतों में डालेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि ग्रास कार्प और कॉमन कार्प प्रजाति की मछलियाँ धान सौ मत्स्य पालन में हम नहीं डालेंगे। और जो मछली का साइज़ हम लोग डालेंगे वो कभी भी स्पॉन या फ्राई नहीं डालेंगे। आप हमेशा अंगुलिका और हाफ ईयरलिंग का मत्स्य का बीज आपको उपलब्ध हो जाता है, तो प्रति एकड़ आप 4000 की संख्या में अगर आप डाल लेते हैं तो आपको 120 दिन के आसपास में जो वो मछलियां हैं उनका वज़न लगभग 350-400 ग्राम, 250 ग्राम के आसपास का हो जाता है। समेकित कृषि प्रणाली से हम पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर बहुत हद तक काबू पा सकते हैं। उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन करते हुए अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। किसान कृषि के विभिन्न उद्यम जैसे मवेशी पालन, बत्तख पालन, मुर्गी पालन से किसानों को रोजाना आय प्राप्त हो सकती है, जिससे वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति कर सकता है। समय और क्षेत्र की मांग को जानकर अधिक लाभ कमा सकते हैं और आधुनिक तकनीक के द्वारा उर्वरकों और चारे के अत्यधिक खर्चे को भी कम कर सकते हैं, जिससे हमारी लागत कम और मुनाफा अधिक होगा। साथ ही इस प्रणाली को अपनाकर हम मृदा उत्पादकता को बरकरार रखते हुए बंजर भूमियों का उपयोग और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। समेकित कृषि एक किसान को समृद्धि देने के साथ इस काबिल बनाता है कि वो दूसरों को भी रोजगार दे सके।
आप जहाँ पर समेकित कृषि प्रणाली करना चाहते हैं वो मार्केट, जो उत्पादन आप चीज़ करना चाहते हैं, क्या उसकी मार्केट डिमांड है कि नहीं। तीसरा, उस इलाके का सोशल स्ट्रक्चर क्या है। चौथा, आपके पास कैपिटल कितना है, आपके पास संसाधन क्या है और आपके पास पूंजी क्या है। इस बातों का ध्यान रख के ही हमको समेकित कृषि प्रणाली के अंदर अपने घटकों का चयन करना। और उससे भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप समेकित कृषि प्रणाली करते वक्त जो चुन रहे हैं, क्या उसको करने में आपकी रुचि है कि नहीं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जोधपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 4 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। आगामी 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 41 से 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ लू चलने की संभावना है। किसान भाई कपास की RG 8, RG 18, RDH 9, RG 542, HD 123 उन्नत किस्मों की बुआई करें। फसल में जड़ गलन रोग के नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करें। बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 67.5 सेंटीमीटर यानी कि 2.25 फीट रखें। इस महीने में उच्च तापमान के परिणाम स्वरूप जानवरों में निर्जलीकरण, शरीर में लवण और भूख की कमी व उत्पादन में कमी आदि की समस्या रहती है। इसलिए उच्च तापमान से जानवरों की रक्षा करना अनिवार्य है। पशुओं को नियमित रूप से नमक दें। आहार में खनिज लवण की पर्याप्त मात्रा हो ताकि हार्मोन्स का संतुलन पशुओं के शरीर में बना रहे। उच्च तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए किसान भाई सब्जियों व बागानों में अतिरिक्त सिंचाई अवश्य दें। सब्जियों व बागानों में वाष्पीकरण द्वारा जल की हानि को कम करने के लिए घास फूस व पॉलीथीन आदि की पलवार का प्रयोग करें। किसान भाई मृदा परीक्षण के लिए मिट्टी का नमूना इकट्ठा करके मिट्टी का परीक्षण नजदीकी प्रमाणित एजेंसियों या सरकारी कार्यालय से कराएं। मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी ग्रीष्मकालीन जुताई कर खेत को खुला छोड़ दें, जिससे खरपतवार एवं कीटों के अवशेष नष्ट हो सकें और मानसून के समय वर्षा के पानी का अवशोषण अधिक से अधिक हो सके। उच्च तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए जानवरों को छाया में रखें और निर्जलीकरण से बचाने के लिए दिन में 3 से 4 बार पीने के लिए पानी दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज
किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम कुरेंदा, जिला धौलपुर के प्रतीक कुमार ने। आपने क्रॉयलर मुर्गी पालन के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एकीकृत कृषि में हम, जैसे मैंने अभी बताया आपको, मुर्गी पालन, बकरी पालन या भैंस पालन को हम इसमें एक इकाई के रूप में उसको ले सकते हैं। इसी तरह से अगर हम घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन, जिसको हम बैकयार्ड पोल्ट्री के नाम से जानते हैं, उसके लिए एक बहुत मशहूर नस्ल है जिसका नाम है क्रॉयलर। क्रॉयलर मुर्गे देखने में बिल्कुल देसी मुर्गों की तरह होते हैं। क्रॉयलर के नर मुर्गे 35 से 40 दिन में तैयार हो जाते हैं और देसी मुर्गे 80 से 90 दिन में मांस उत्पादन के लिए तैयार होते हैं। जहां तक अंडा उत्पादन की बात है तो देसी मुर्गी की तरह ही क्रॉयलर लगभग 5 माह बाद से अंडा उत्पादन करती हैं और इनका अंडा उत्पादन लगभग 220 तक है। क्रॉयलर अंडा का आकार देसी मुर्गी के अंडे के तुलना में बड़ा होता है। इस क्रॉयलर ब्रीड को बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने 3-4 नस्लों को क्रॉस किया और इस क्रॉस करने के बाद में इस नस्ल के अंदर जो गुण सम्मिलित हुए, जिनका मुख्य रूप से प्रभाव देखेंगे आप इसके शरीर भार पर, इसकी शारीरिक वृद्धि पर तथा मांस की मात्रा पर। साथ ही अंडों के उत्पादन में की अगर हम बात करें तो अंडों का उत्पादन करीब करीब 220 से 230 अंडे इसके मिलते हैं, जो कि एक बहुत ही रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। क्योंकि इसकी अगर हम आर्थिक विश्लेषण की बात करें तो प्रति अंडा इसका गर्मी के दिनों में 10 रुपये और सर्दी में 30 से 35 रुपये तक का अंडा इसका बिकता है। तो 220 से 30 अंडे अगर एक मुर्गी देती है तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्ड माना जाएगा, क्योंकि जो हमारे अंडा उत्पादन की जो सबसे अच्छी नस्ल है जिसका नाम है व्हाइट लेगहॉर्न, उसका एक अगर हम रिकॉर्ड उत्पादन की बात करें तो 300 या 302 अंडे या 300 तक जो अंडे हम मानते हैं, उसकी तुलना में अगर ये 220 अंडे देती है और जिसका जो बाज़ार में भाव है, यानी आप ये मान लीजिए ऑन एन एवरेज अगर 20 रुपये का अंडा हम मान के चलते हैं तो व्हाइट लेगहॉर्न की तुलना में ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। जिसका मुख्य कारण है कि व्हाइट लेगहॉर्न के लिए आपको 12 से 15 टीके लगाने पड़ते हैं, लेकिन इन बैकयार्ड बर्ड्स की अगर हम बात करें तो इनमें 3 से 4 टीके ही सफिशिएंट है। अगर अंडा उत्पादन को देखते हुए क्रॉयलर मुर्गे की तुलना व्हाइट लेग हॉर्न मुर्गी से भी करें तो व्हाइट लेग हॉर्न का अंडा उत्पादन तो अधिक है, लेकिन इनके प्रबंधन पर खर्च आता है, जबकि क्रॉयलर के प्रबंधन पर खर्च कम आता है। इसी तरह मांस उत्पादन के लिए क्रॉयलर का पालन करते हैं तो इनमें ब्रायलर मुर्गियों की तुलना में बीमारियां कम लगती हैं, कम समय में अधिक वजन की हो जाती हैं, इनके मांस की डिमांड अधिक रहती है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।